विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मुजन रूंगटा अनेक सामाजिक और औद्योगिक संगठन से जुड़ा हुआ आप सभी को न्यूज़ फर्स्ट चैनल पर नमस्कार करता हूं। सावन का महीना बरसात पूरी लिए हुए और पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में ही बरसात अच्छी चल रही है, अच्छी हो रही है। जगह जगह नदियां नाले भर गए हैं और बहुत सारे लोग बेघर भी हुए हैं। किसानों को इस बार खेती से काफ़ी उपज मिलने की संभावनाएं हैं। विदर्भ में अभी चारों तरफ अच्छी बरसात हो रही है। यह बरसात कृषि के लिए बहुत लाभान्वित है। हम विदर्भ के बारे में कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं कृषि के बारे में, और कृषि के बारे में राज्य शासन और केंद्र शासन लोक प्रतिनिधि को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज विदर्भ का किसान मजबूत नहीं है। उसके पास खेती में जो पैदा होता है, जैसे हम नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते हैं, यवतमाल वर्धा को कॉटन सिटी कहते हैं, और गोंदिया भंडारा को राइस सिटी कहते हैं। लेकिन जो फसल से मिलना चाहिए वह किसानों को मिलता नहीं। उसके बाद उद्योग जो उस पर लगे हुए हैं उसमें भी वो आगे बढ़ नहीं पाए, वहीं तक सीमित रहे। नई पीढ़ी आने से हिचकिचा रही है। इसको कई बार हमने आपके सामने रखा है। इसमें हमें लीड लेने की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री को चाहिए कि किस तरह से हमारे किसान मजबूत हो। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में वोट का अधिकार है किसान, वह किस तरह से सुखी रहे, किस तरह से आगे बढ़े और उस पर लगने वाले उद्योग किस तरह से आगे आए, इस पर दिशा और निर्देश सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। आज बिजली की दरें इतनी है, उसके सामने उद्योग टिक नहीं पा रहे। अभी हाल ही में सीआई की कॉन्फ्रेंस में हमारे वरिष्ठ अधिकारी आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि 2047 को देखते हुए 9% की ग्रोथ उस सदी तक करना बहुत ज़रूरी है। आज चाइना बहुत प्रतिस्पर्धा में हमारे आगे चल रहा है, बाकी के एशिया के बहुत राष्ट्र आगे चल रहे हैं, तो उसमें टिके रहने की ज़रूरत है कि लघु सूक्ष्म उद्योग को हम किस तरह क्वालिटी कंट्रोल के नाम से ठग करके टेक्सटाइल उद्योग को, मेन जो फाइबर है, टेक्सटाइल उद्योग है, उसके साथ छलावा कर रहे हैं। आज बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो उसको पोषक नहीं बन रही। आज देश में सरकार का भी लक्ष्य सिर्फ बड़े उद्योगों तक है। आज सरकार के पास मिनरल है, लेकिन उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? बड़े उद्योगों को हो रहा है। आज छोटे उद्योग को अगर कोयला भी चाहिए, अगर उसको आयरन ओर भी चाहिए, वो नहीं मिल पाता। उसको मनमाने रेट देने पड़ते हैं प्राइवेट सेक्टर को। तो उसके लिए ज़रूरी है सरकार ने एमएसएमई को, इस देश की अगर दिशा को बढ़ाना है, जो सेक्टर सबसे मजबूती से देश का साथ दे रहा है, जो बैंकों के साथ खड़ा है, जो बैंकों का कर्जा चुका रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस ईमानदार एमएसएमई उद्योग, जिसकी देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा उद्योग में स्थान है, अगर उसका नकारात्मक इस तरह रहा तो वो उद्योग उठ नहीं पाएंगे। और टेक्सटाइल उद्योग से हर साल जो लेबर पॉलिसी है, लेबर ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन जो नीतियां हैं,
क्रश करने की, उससे वो उद्योग नहीं बढ़ रहे। मैं इसके लिए उनकी यहाँ पर वीडियो भी दे रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा है वो आप देखेंगे और चौंकेंगे कि विदर्भ में भी सेम ऐसा ही हो रहा है कि सरकार का फोकस सिर्फ बड़े उद्योगों तक है। हम उद्घाटन में बड़े उद्योगों को साथ दे रहे हैं। एक बड़ा उद्योग कितने लोग को रोजगार दे सकता है, जबकि छोटा उद्योग बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे गुणज्ञ विद्यार्थी, बहुत सारे लोकल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और वो देश का आधार है, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं कि बड़े उद्योग लगा सकते हैं। और इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए चाहे दुनिया में कहीं भी हो, एमएसएमई ही सबसे बड़े देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाता है। तो मेरा सरकार से फिर से अनुरोध है कि विदर्भ को बढ़ाना है तो एमएसएमई का कॉन्क्लेव करना बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रीवेंसेस लेना बहुत ज़रूरी है। आज लैंड बैंक नहीं है एमएसएमई के लिए, आज क्वालिटी पावर नहीं है। 40-40 साल की पुरानी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर की लाइनें हैं, तो किस तरह से उसको क्वालिटी पावर मिलेगा? बाकी के राज्य में क्वालिटी पावर मिल रहा है, रेट सस्ते हैं। तो इन सभी पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले साल में लघु मध्यम श्रेणी के जो हाल होंगे आप और हम सोच नहीं सकते। And you're absolutely right on the message that you have for the Indian industry and everything else. But the Indian industry, and I think we should move on and talk. I have no lessons for the Indian industry. I'm a great believer in Indian industry, and therefore I speak very freely and frankly with the Indian industry that we have to go one up ahead of China in many areas of growth. Otherwise, it will not work. It will not be possible for India to achieve the $30+ trillion, ambition by 2047. You look at the challenge. You have to grow at about 9% per annum year after year for 3 decades. Look at the challenge of creating 9 to 10 million jobs. But the Indian industry loves to say that please issue a quality control order. Keep protecting me. Keep protecting me. The number of quality control orders that India has issued just to protect the Indian industry is unbelievable. So what's your view on QCOs? My belief is that they should be rationalized because they are impacting the MSMEs of India. I mean, look at the textile sector. The man-made textiles you can't do because you've put QCOs on Indian middle. MSMEs are not able to get man-made raw material at globally international prices because you put QCOs, so they get them at 35% higher prices. How can Indian MSMEs ever be competitive? The large industry is killing Indian MSMEs by doing this, by putting QCOs. Yeah. Try and understand what Indian companies are doing. You're killing the small you're killing 10 millions of job creation in the textile sector by doing this. I agree. No, I think CII has been representing on this. On the entire, especially the labor-intensive sectors like this. I mean, Obviously, there's the QCOs, and and I wrote about this, that actually apparel sector should have been the next Apple of India. It should have created 10 million jobs, but QCOs killed those 10 million jobs. Yeah. So Apple was a great way of. And it has all been done at the behest of large Indian industry. Nobody else will say that, but I'm saying this. Amitabh, I don't know. You'll know. This is being done by the government, so I can't have no There. comment. And it has all been done at the cost of medium and small industry and at the cost of creating jobs. Okay. This protectionism, you have to use technology to leapfrog. It can't be by protectionism. It has to be by using technology to grow higher. No, I agree. But one of the reasons also was that there were several sectors where very cheap products were coming from using the earlier FTAs that were signed or coming from China, where some, whether it was leather, whether it was shoe, whether a lot of the other material. So I won't say that all QCOs have not been effective. I think it was, I think you have to be rational in applying them. That's why I said that you have to use QCO in a rational manner to ensure that Indian industry is able to grow, but not carry it forward in labor-intensive sectors where jobs get impacted. India's challenge is also to create jobs. Let's, if we move from there, you talked about lowering taxes and everything else, and I think definitely. मेरे मित्र दिवंगत स्ट्रेटेजिस्ट
नेचुरल रिसोर्सेस स्वर्गीय श्री प्रदीप माहेश्वरी जी ने 15 अप्रैल 2023 को श्री नितिन जी गडकरी को एक पत्र और ईमेल द्वारा सूचित किया था कि विदर्भ में किसानों की समृद्धि और व्यापार और इंडस्ट्री के लिए गेल के संयुक्त तत्वाधान में फर्टिलाइजर यूनिट लाना चाहिए। और अभी पिछले ही सप्ताह हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी जब जेपी नड्डा से दिल्ली में मिले तो उन्होंने गेल और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यह मांग की कि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नागपुर जिले में 12.7 लाख टन का वार्षिक क्षमता का खाद बनाने का कारखाना लगाया जाए। इससे किसानों की समृद्धि होगी, खाद विदर्भ में मिलने लगेगा और उससे लगने वाले बहुत सारे उद्योग वहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से अभी विदर्भ में बहुत सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। अभी मैत्री के द्वारा देवेंद्र जी ने संदेश दिया है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो, क्लियरेंस हो, वो मैत्री पोर्टल करेगा। ये एक अच्छा निर्णय है, चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, चाहे एमपीसीबी का हो। जो समय काफ़ी लग रहा था वो अब लगता है आसान हो जाएगा। नहीं तो ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही में इतना फंस जाता था उद्योजक कि फाइलें क्लियर होने में समय लगता था। देवेंद्र से एक ये भी अनुरोध है कि सभी वरिष्ठतम अधिकारी को ये भी निर्देश देवे कि 15 दिन में एक बार महाराष्ट्र की जो दूसरी राजधानी है नागपुर, वहाँ पर आकर कैंप लगाए, नागपुर में फाइलों का निपटारा हो और इससे जो दलाल किस्म के लोग बीच में नागपुर और मुंबई के बीच में आते जाते हैं तो उससे छुटकारा मिलेगा और सही दिशा में निर्देश शुरू हो जाएगा। आज अकोला के और नागपुर के प्रमुख समाचार पत्र में यह आया कि बहुत सारे एमएसएमई बंद हो गई है। 30% एमएसएमई करीब बंद है। इसके बारे में हमने कई बार सूचित भी किया है कि एक ऐसा कायदा बनना चाहिए कि जो एमएसएमई बंद है, जहाँ पे कोई उत्पादन नहीं हो रहा, जहाँ पे कई तरह की अपनी समस्याओं के कारण बंद है और वो आगे उसके शुरू होने का आसार नहीं है, ऐसे उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार ने एक ऐसा कक्ष स्थापित करना चाहिए कि जहाँ पर वो उद्योग आसानी से बिक सके और जो जिस उद्योजक ने उसको लगाया है उसको भी कहीं कीमत मिलती है, बैंक को कीमत मिलती है, वह उसको मिल सके और एमआईडीसी में जो इस तरह के उद्योग लगे हुए हैं वो शुरू हो सके। लेकिन उसका वाणिज्यिक प्लॉट का उपयोग नहीं होना चाहिए। अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्लॉट का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है। एमआईडीसी वाणिज्यिक प्लॉट के लिए नहीं है, वाणिज्यिक के लिए कोई शॉपिंग के लिए या मॉल के लिए या कोई शोरूम के लिए वह एमआईडीसी से बाहर जा सकता है। लेकिन हमने देखा है चंद्रपुर, नागपुर, इसके आसपास क्षेत्रों में सिर्फ आजकल लोग कमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें क्या ये होता है, उसमें एक जांच होनी चाहिए कि क्यों इस तरह कन्वर्शन हो रहा है। कई जगह तो जो एमआईडीसी रिजर्व प्लॉट थे उसको ही काट के वहाँ पर कमर्शियल प्लॉट दे दिया गया, शोरूम के लिए दे दिया गया। तो ये विकास की निशानी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी आपसे बातें करनी है। अभी हमारे पास ऐसा लगता है कि ईश्वर कृपा हुई है कि नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी और बाकी के हमारे सभी विधायकों के प्रयास से विदर्भ में खुशहाली आ रही है। और इस तरह का दौर चलता रहा तो 2-3 साल में लघु, सूक्ष्म, मध्यम और बड़े उद्योग यहाँ पे लगेंगे। और सरकार ने भी एंसिलरी यूनिट के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि एंसिलरी यूनिट ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का आधार होता है और उससे बहुत सारे उद्योग आगे आते हैं। अगर पूना, संभाजी नगर की बात करें तो एंसिलरी का वहाँ पर जाल बिछा हुआ है। हमें इस समय ज़रूरत है कि हम सब औद्योगिक संगठन जो उद्योग से संबंध में विचार रखते हैं, वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब एकजुटता से काम करें। और विशेषतः महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से अनुरोध है कि नागपुर में आके आप अवश्य शीघ्र से शीघ्र अपनी यहाँ पर विभागीय स्तर की ऑफिस बनाएं, क्योंकि आपके संपर्क है। आप सबसे 100 वर्ष के ऊपर का एक संगठन है और सीआई और दूसरे जो संगठन हैं उन्होंने भी
यहाँ पर इस तरह से सक्षम बनाना चाहिए कि सीआई के अच्छे अच्छे वर्कशॉप हो, और जो उनके वेस्टर्न रीजन के प्रेसिडेंट है नागपुर और आजू बाजू के जिलों के विकास के लिए तत्परता से यहाँ उद्योगों को किस तरह आगे ले जा सकते हैं और उद्योग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसके सेमिनार वर्कशॉप से हम निस्संदेह एक देश का और राज्य का भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं। हम हमेशा आपसे विदर्भ के बारे में और आपसे मिलते रहकर चर्चाएं करेंगे। उम्मीद है कि जिस तरह लॉयड 15 रुपये का शहर आज 1500 के ऊपर हो गया है, तो वैसे ही विदर्भ जो मागासलेला जिला बोलता था, आज पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का एक ऐसा प्रदेश बन जाए कि लोग कहने लगे कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही ऐसा प्रदेश है जो विकास की गंगा की ओर बहा है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो गया है, बाहर के लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। तो इसके लिए आए हम आप सब मिलकर विदर्भ को आगे ले जाने के लिए अपना प्रयास करें, जोर लगाएं। निस्संदेह जरूर आपके प्रयास से विदर्भ आगे आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।